गुड इवनिंग बेटा। आज अपन थ्योरी चालू कर रहे हैं बेटा। बस 2 मिनट वेट करेंगे, सब आ जाएं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। बस 2 मिनट्स वेट कर लें और थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब आ जाए। अभी बस मैसेज ड्रॉप करा है। विद इन 5 मिनट्स क्लास वुड बी स्टार्टेड। कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे अपन। कॉम्बिनेशन का थ्योरी वाला पार्ट बेटा। आज तो किसी को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा? बस 5 मिनट में अपन पढ़ना स्टार्ट भी कर लेंगे। हाँ बेटा, मधुर, कोशिश यही है मेरी, ये हो जाए फिर अपन वही स्टार्ट कर पाए। गुड इवनिंग बेटा। बस चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ए बी सी। समझो 3 लोग हैं। 1 मिनट, इसमें एक्टिविटी एक बार और कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ABC 3 लोग हैं, मेरे पास 2 टिकट्स हैं, T1 एंड T2। अब मैं किसी भी 2 लोगों को टिकट्स दे सकता हूं। तो समझो मैंने ए बी को टिकट दे दी। अब यहां पर ही पहले है ना, एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस समझना बेटा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन। जब मैं ए और बी का अरेंजमेंट करता हूं तो मेरे लिए ए बी एंड बी ए आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बट जब मैं ए बी को क्या कर रहा हूं, 2 चॉकलेट्स या 2 टिकट्स देने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं, द सेम ग्रुप इज नॉट रिपीटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है कॉम्बिनेशन का। द सेम ग्रुप इज नॉट रिपीटेड। सेम ग्रुप आपका रिपीट नहीं होता। तो अगर ए बी सिलेक्ट हो गया तो बी ए इज नॉट इंक्लूडेड अदर ग्रुप। ए बी और बी ए एक ही ग्रुप है। या तो ए बी ग्रुप होगा, या बी सी होगा, या सी ए होगा। तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ये हुआ बेसिक। अब इसी में अपन ने क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एनसीआर, इसमें एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टू बी सिलेक्टेड और चूजन। ठीक है। अब इसमें एन क्या हो गया, टोटल कितने थे अपने पास लोग, 3। पर मुझे 2 लोगों को क्यों सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास 2 ही टिकट्स अवेलेबल थी। तो आर क्या हो गया, 2। जब मैं 3C2 को सॉल्व करता हूं तो दैट इज 3 इंटू 2/2 फैक्टोरियल। आंसर 3 ways। दिस इज पॉसिबल विद द 3 ways। क्या ये सबको क्लियर है पहला कंसेप्ट? ठीक है। अब इसमें अपन अलग अलग केसेस समझेंगे, कैसे क्या हो सकता है वो समझेंगे। ठीक है। अगर मेरे पास 16 प्लेयर्स हैं और मुझे प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना है, तो बताओ अगर मुझे प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। मेरे पास टोटल 16 प्लेयर्स हैं और मुझे प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना है। तो टोटल पॉसिबल केसेस मेरे आ जाएंगे 16C11। सिंपल, दैट वुड बी 16C11। अब यहां पे केस है, कैप्टन विल ऑलवेज प्ले। कैप्टन हमेशा खेलेगा। अब इसका कैसे होगा, मैं हमेशा आपको एक बात कह रहा हूं कि यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जिसके साथ कंडीशन गिवन हो सबसे पहले उसे अरेंज कर दो, इट वुड बी इजी। तो यहाँ पे कैप्टन के साथ कंडीशन थी तो मैंने क्या करा, एक कैप्टन और वो तो खेलेगा ही, तो 1C1 वो सिलेक्ट हो गया।
अब बाकी बचे हुए 15, उसमें से कितने जने खेलेंगे? 10, क्योंकि 1 और 10 मिलाकर 11 की टीम कंप्लीट हो गई। तो आंसर यही आएगा, 1C1 तो 1 होता है, तो 15C10। और अगर आपको इसको सॉल्व भी करना है तो आप इसे 15C5 लिख सकते हो। किस फॉर्मूले से? NCR इक्वल टू NCN-R, जिसको सॉल्व करना और आसान हो जाता है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 बाय 5 फैक्टोरियल। मैंने कैलकुलेशन भी वापस इसलिए बताया कि आपको याद हो जाए कि यार आगे सॉल्व भी कैसे होता है। ठीक है, अगर इसी में केस सेकंड होता, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बोथ विल प्ले, तो क्या केस होता? बताओ जरा, जल्दी से आंसर लिख के बताओ। इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आपको बताना है बेटा। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 2C2 इंटू 14C9, बिल्कुल परफेक्ट। बढ़िया। चलो इसी में लास्ट केस, कैप्टन विल नॉट प्ले। अब कैप्टन नहीं खेलेगा, उसका क्या होगा? मतलब वो तो खेलेगा ही नहीं, तो यार वो एक प्लेयर तो चॉइस से हट गया। तो चॉइस में बचे कितने? 15 प्लेयर, और मुझे खिलाने कितने हैं? 11। तो 15C11। ठीक है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम लोगों का आंसर भी सही आया, परफेक्ट। अब नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। इफ देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ ग्रुप, आपको 5 की कमिटी बनानी है। 5 की कमिटी बनानी है, तो टोटल कितनी कमिटी बनेगी? जयेश कर दिया बेटा? दैट वुड बी 10C5। अब मैंने नेक्स्ट केस जो बोला, देर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, टोटल मिला के 10 लोग हैं, मुझे 5 की कमिटी बनानी है, मतलब मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो दैट इज सिंपल, 10C5, 10 में से 5 को सिलेक्ट करना था। क्या ये इजी था? अब इसी में सिंपल केस लेते हैं एक, फिर इंपॉर्टेंट पे जाएंगे। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 लड़के और 2 लड़कियां, सिंपल। किसी ने कैप्टन और वाइस कैप्टन वाला कुछ लिखा है, वो वापस लिख दो कि कितने सारे मैसेजेस में वो मिस हो गया बेटा। कैप्टन वाइस, तो बेटा वो होगा 14C11, बिल्कुल सही मयंक, ये आंसर सही है बेटा। ठीक है, चलो अब बेटा 6 लड़के हैं, मुझे 3 चाहिए इस ग्रुप में, तो 6C3, और 4 लड़कियां हैं, मुझे 2 चाहिए, 4C2। अब इसमें मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि जब तक ये 3 लड़के और 2 लड़कियां नहीं आएंगी, आपका ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट इज 6C3 इंटू 4C2। क्या ये क्लियर है? अब केस सेकेंड इसमें, ठीक है बेटा, 4 लड़कियां थी और 2 लड़कियां चाहिए, इसलिए 4C2 आया। 6 लड़के थे, 3 चाहिए, तो इसलिए 6C3 आया। तरुण,
क्लियर है अब बेटा? हाँ बेटा अमन, वही है, इसके बाद वो भी चालू कर देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये बोला जाता इस कमिटी में एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल की मैं दो मेथड दोनों बताऊंगा, ध्यान देना बेटा। एटलीस्ट वन गर्ल इन अ कमिटी, तो बेटा क्या होगा? एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है या तो एक लड़की हो या एक से ज्यादा। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा। जब एक लड़की हो तो कमिटी कंप्लीट करने के लिए चार लड़कों की जरूरत है। एक से ज्यादा दो लड़कियां होंगी तो कमिटी कंप्लीट करने के लिए तीन लड़के, या तीन लड़कियां होंगी तो कमिटी कंप्लीट करने के लिए दो लड़के, या चार लड़कियां होंगी तो कमिटी कंप्लीट करने के लिए एक लड़का। अब इससे ज्यादा केस नहीं बन सकते, क्योंकि देखा जाए, ध्यान दो बेटा, कि लड़कियां चार हैं और चारों यूज हो गई, मतलब लड़कियां खत्म हो गई और लड़कियां है ही नहीं, इसलिए चार केस। इसी में एक सेकेंड मेथड भी होती है, पर पहले आपको ये समझ में आया उस कमिटी में देखा जाए तो या तो एक लड़की हो सकती है एक से ज्यादा। जब एक लड़की है तो चार लड़के चाहिए कमिटी कंप्लीट करने के लिए। जब दो लड़कियां हैं तो तीन लड़के चाहिए, तीन है तो दो चाहिए, चार है तो एक चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ मैं कर देता हूँ उसको सही। एक मिनट फ्रीज हुई है वो। अब आ गई बेटा? हाँ मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीज हो गई थी बेटा। देखो मैंने केस में क्या लिखा, एटलीस्ट वन गर्ल इन अ कमिटी। इसका मतलब एक लड़की हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। तो जब एक लड़की है तो चार लड़के, दैट इज 4C1 into 64। फिर प्लस अगर दो लड़के हैं तो तीन लड़के, दैट इज 4C2 into 63। फिर या तो तीन लड़के आए तो दो लड़के, दैट इज 4C3 into 62। या चार लड़के आए तो एक लड़का, दैट इज 4C4 into 61। इसके आगे नहीं है। इसके आगे केस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लड़कियां ही चार अवेलेबल थी। एक तो तरीका ये है। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड में आप थोड़ा सा इजी वे में करना, ये आपको आगे भी काम आती है बेटा। टोटल कितनी कमिटीज बन सकती है? 10C5। उसने बोला कम से कम एक लड़की, तो इसका उल्टा सोचो। उल्टा क्या होगा? नो गर्ल्स, ऑल बॉयज। नो गर्ल्स मतलब सारे के सारे लड़के, तो 6C5, पांचों की पांचों लड़के सिलेक्ट हो। इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? सेकेंड मेथड सबको क्लियर है? सब सेकेंड मेथड से कर पाएंगे? अभी फ्रीज नहीं है बेटा, इट्स नॉट फ्रीज। मुस्कान फ्रीज नहीं है, आराम से, ये मूव कर रही है, दिख रहा है यहां से भी। विशाल अपन ने करा टोटल, पहले 10C5 निकाला, अब उसमें से क्या बोला गया था? एटलीस्ट वन गर्ल इन अ कमिटी। तो उल्टा होता है कि एक भी लड़की नहीं, कि सारे के सारे लड़के हो गए। तो टोटल कमिटीज बन सकती है 10C5, उसमें सारे लड़कों वाली कमिटी बनी 6C5। तो 10C5 - 6C5। क्लियर है? ठीक। जयेश वापस कर दिया। सेकंड तो बेटर है बेटा, सेकंड से इजी हो जाता है, क्योंकि अपन ने पहले क्या करा यार, देखो अपने पास केस में बोला गया था एटलीस्ट वन गर्ल्स, तो इसका जैसे ही आप अपोजिट सोचते हो तो अपोजिट में आता है कि कोई भी लड़की ना हो। तो अपन ने टोटल केस पहले निकाले कमिटी के, दैट वाज 10C5, और उसमें से नो गर्ल्स मतलब 6C5 माइनस कर दिया। ठीक। कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए, जो प्रीवियस क्लास में सिखाया बेटा, रिवीजन में भी। एंड केस थर्ड, बॉयज आर इन मेजोरिटी।
ये खत्म हो जाएगा केस फिर। बॉयज आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा होंगे वो मेजोरिटी कहलाएगी, जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी कहलाता है। तो बॉयज आर इन मेजोरिटी। तो या तो बॉयज कितने हों उस कमिटी में, 3, और लड़कियां कितनी हों, 2। तो बॉयज ज्यादा हैं लड़कियों से तो वो मेजोरिटी हो गई। या बॉयज होंगे 4 और लड़कियां होंगी 1, तो फिर भी बॉयज मेजोरिटी में। या तो पूरे के पूरे बॉयज हो जाए, फुल मेजोरिटी, दैट इज 65। तो ये 3 केस बनेंगे। या तो बॉयज 3 होंगे और लड़कियां 2, तो भी बॉयज मेजोरिटी में। बॉयज 4 लड़कियां 1, तो भी बॉयज मेजोरिटी में। या पूरे के पूरे बॉयज, तो भी बॉयज फुल मेजोरिटी में। क्लियर है ये केस? ठीक, बढ़िया। ये हो गया है सबका, आगे लिख सकते हो, ये हो गया है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट केसेस पे। नंबर ऑफ हैंडशेक। अब नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला वैसे मैंने पढ़ाया था, क्या आपको फॉर्मूला याद है सबको? ठीक है। नंबर ऑफ हैंडशेक्स में अपन ने प्रैक्टिकलिटी भी देखी थी। समझो देयर आर 10 बॉयज। अब ये अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यार जो पहला लड़का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहला लड़का उठ के गया और उसने सबसे हाथ मिला लिया। तो इसने कितनों से हाथ मिलाया? 9 लोगों से। इसने कितनों से हाथ मिलाया? 9 लोगों ने। अब जब सेकंड वाला गया तो इसने कितनों से हाथ मिलाया? 8 लोगों से। इसने कितनों से मिलाया? 7 से। इसने कितने से मिलाया? 6 से, क्योंकि ये पुराने पिछले वालों से तो मिला चुका है। फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर ये 2 से, और ये 1 से। तो ये तो 0 से सबसे हो गया। तो ये आंसर आया 45, प्रैक्टिकल अप्रोच। पर ये प्रैक्टिकल अप्रोच की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो ना यार, जितनी बार 2 लोग आगे आएंगे, 2 लोग आगे आके हाथ मिलाएंगे, है ना? देखा जाए तो जितनी बार 2 लोग आगे आकर हाथ मिलाएंगे तो 2 2 लोगों के कितने ग्रुप बन सकते हैं? अगेन शायद फ्रीज हुआ ये। ठीक है। अब जितनी बार 2 2 लोग सिलेक्ट होंगे, क्या उतनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो यहां पर मुझे ये समझ में आता है कि अपन क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से चुनाव करते हैं। जरूरत के हिसाब से चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर 10 लोग थे और जितनी बार 2 2 लोगों के ग्रुप बन सकते हैं उतनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो 10 × 9/2 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 45। इसीलिए अपन ने इसका फॉर्मूला बनाया NC2। क्या ये अच्छे से क्लियर है NC2 वाला? क्या हो रहा है इसमें, एक्टिवेट डीएक्टिवेट क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, ये बताओ फॉर्मूला क्लियर है बेटा? ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, NC2। अब अपन आगे चलते हैं। बेटा, हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। इसलिए 2 लोगों का चुनाव जितनी बार हो सकता है, जितनी बार 2 2 लोगों के ग्रुप बनेंगे उतनी बार।
ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ। मैं 1 मिनट ये मैसेजेस नीचे कर दूं, वरना समझ नहीं आता इतनी बार आप क्या बोल रहे हो फिर बार बार। 1 मिनट मैसेजेस करना बंद करो। अभी फ्रीज नहीं है बेटा स्क्रीन। 1 सेकेंड बस, मैसेजेस सारे नीचे हो जाएं, लास्ट मैसेज तक आ जाए, क्योंकि बहुत सारे तुम मैसेजेस कर चुके थे। 1 मिनट बस, हो गया। हाँ, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। 10 बॉयज थे। पहले वाले ने 9 लोगों से हाथ मिलाया, क्योंकि हर एक ने हर एक से हाथ मिलाया। वहां पर प्रैक्टिकली नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला कर रहे थे अपन। दूसरे वाले ने 8 से, तीसरे वाले ने 7 से, फिर 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। तो ये मिलाकर तो 45 प्रैक्टिकल करा। बट इसकी जगह पर आप ऐसा भी कर सकते थे, हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, तो जितनी बार 2 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे उतनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो देयरफॉर अपन ने फॉर्मूला 10C2 जब लगाया तो सेम आंसर है, इसीलिए अपन ने नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला भी बना दिया NC2। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद इसी हिसाब से अब अपन आगे बात करते हैं। अगर मुझे एक लाइन बनानी है तो मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है। अब जरूरत के हिसाब से अपना क्या बनता है फॉर्मूला। तो मुझे एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। समझो, अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? दैट इज 10C2, 10 into 9 upon 2 factorial, that is 45 lines। क्या ये याद है सबको अब अच्छे से? बढ़िया। ये लाइंस का, पर इसमें एक स्पेशल केस पढ़ा था अपन ने, वो स्पेशल केस जरूर समझ लो अच्छी तरह, तो क्लियर रहेगा। क्योंकि बेटा हर एक ने हर एक से हाथ मिलाया। अब बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक और एग्जांपल समझो। वहां पे अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 2 अलग, हर एक लाइन अगर अपन बनाते हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसमें से, 5 में से 3 क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर वाली कंडीशन समझते हैं अपन। ये एक लाइन बनी, 2 बनी, 3 बनी और ये 4 बनी। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। पहले तो वापस कोलिनियर का मतलब समझो। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन बनाए, या यूं कहें कि यार जिनसे एक ही लाइन पास होती हो, उसे कहते हैं कोलिनियर। यहां पर 5 पॉइंट्स थे, आउट ऑफ विच 3 कोलिनियर थे। तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइंस बनी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैं फॉर्मूले से करता हूं। फॉर्मूले से कैसे करूंगा? पहले मैंने निकाली टोटल लाइंस, तो 5C2। अब देखा जाए तो कोलिनियर से तो एक ही लाइन बनती है, तो वो एक्स्ट्रा जुड़ गई। जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस कोलिनियर 3C2। अब मैंने क्या करा, कोलिनियर की सारी लाइनें माइनस कर दी, पर एक लाइन तो बनती है ना। जब एक लाइन बनती है तो +1 होता है। इसी से अपन ने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला बना NC2 माइनस MC2 +1। क्या ये फॉर्मूला भी याद है अब सबको? ठीक है, लिख लो इसे, कोलिनियर वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद अथर्व, एक बात बता, टोटल पॉइंट्स 5 थे, एक लाइन बनाने के लिए क्या 5C2 होता है? मतलब 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो जितनी बार 2 2 लाइनें बनी, हाँ या ना? अब इसके बाद जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनकी भी लाइनें जुड़ गई इसमें, पर कोलिनियर तो माइनस करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा जोड़ दी तूने। कोलिनियर से तो एक ही लाइन बनती है,
तो मैंने कोलिनियर के 3 पॉइंट से उनसे जो लाइन बन सकती है वो माइनस कर दी, दैट इज 3C2। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम ये आई कि मैंने सारी कोलिनियर की लाइनें माइनस कर दी, पर एक तो बनती है ना, इसलिए +1 हो गया। इसलिए +1 इसलिए होगा क्योंकि एक लाइन तो बनेगी। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स लाई करे, उन्हें कहते हैं कोलिनियर। ये होता है कोलिनियर। क्लियर? ठीक है। +1 इसलिए करा बेटा क्योंकि एक अपन ने कोलिनियर की सारी लाइनें माइनस कर दी, पर कोलिनियर से एक लाइन बनेगी, इसलिए +1 करा। ठीक है, चल ये हो गया अपना कोलिनियर वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाने के लिए अपन को 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए उसका फॉर्मूला होता है NC3। ये डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि जरूरत के हिसाब से सबको मालूम होता है, दैट इज NC3। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, दैट इज NC3। बट अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता जाता है NC3 माइनस MC3। N होता है टोटल पॉइंट्स और M होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें +1 नहीं होता क्योंकि कोलिनियर कोई ट्राइंगल नहीं बनाता। कोलिनियर कोई ट्राइंगल नहीं बनाता। अब कोई फ्रीज नहीं है बेटा। सार्थक गुप्ता, ऐसा तो नहीं तू वहां फ्रीज हो गया घर में बैठे बैठे? ये देख, फ्रीज नहीं है, बाद में हुआ फिर। ठीक है, ये अपना हो गया ट्राइंगल वाला। अब इधर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स का। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन, दैट इज NC2 माइनस N। ये फॉर्मूला क्यों बना इसे भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 4। तो 4 पॉइंट से कितनी लाइनें बनेगी? टोटल लाइंस 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6। बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा 6 लाइंस तो बनेगी, तो इसमें साइड्स कितने बने? 1 2 3 और ये 4। हमेशा ध्यान रखना टोटल लाइंस में से अगर आप साइड्स माइनस कर दो तो जितने पॉइंट्स है उतने ही साइड्स होंगे, तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएगा। तो दैट इज -4, तो आंसर इज 2। इसीलिए अपना फॉर्मूला क्या बना? NC2 माइनस N। इसमें N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बोलें। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स मतलब यहां पे अगर क्वाड्रिलेटरल लिखा है तो 4 साइड्स है, पेंटागन लिखा है तो 5 साइड्स हैं, दैट इज 5। अगर हेक्सागन लिखा है तो 6। अगर हेप्टागन लिखा है तो 7। अगर ऑक्टेगन लिखा है तो 8।
नॉने नॉन लिखा है तो 9 और डेकागॉन लिखा है तो 10। आपको बस ये ध्यान रखना है। हाँ, बस सीधा सिंपल NC2 माइनस एन, टोटल में से, टोटल लाइंस में से नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर रहे हो, और जितने साइड्स हैं मतलब वो माइनस हो गए तो डायगोनल्स बच गए। क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगॉन का फॉर्मूला तो नहीं भूलोगे? अच्छा, पहले हुआ था। मेरे को लगा तो पहले क्या, पहले घर पे फ्रीज हो गया था। अच्छा, मेरे को ऐसे ही लगा बेटा। नहीं हुआ तो फिर आराम से। हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो हो रही है बेटा, एनपीए से डाल सकते हैं। बेटा अभी तो घर आया हूँ रुद्र। घर ही मैं 8 बजे पहुंचा हूँ, 8:30 पे मेरी एक मीटिंग थी दूसरी मेरे बिजनेस की, वो करने के बाद 9 बजे से क्लास ही ले रहा हूँ। फ्री तो होने नहीं दिया तुम लोगों ने, तो कहाँ से करूंगा, है ना? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ जाता है पैरेललोग्राम का। अगर आपके पास 4 ऐसी पैरेलल लाइंस हैं और उसको इंटरसेक्ट करती हुई 3 पैरेलल लाइंस हैं, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगी, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने आएंगे इसमें? 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ है अभी। चलो जल्दी से बताओ। 4 पैरेलल लाइन है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए 3 पैरेलल लाइन है, तो बताओ कितनी लाइनें बनेंगी, कितने पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है? 2 ऐसी पैरेलल लाइन हो चाहिए और 2 ऐसी। तो मेरे पास ऐसे में एक मिनट कलर बदलते हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 लाइनें हैं और मुझे रिक्वायर्ड 2 है, तो 4C2। ऐसे में मेरे पास 1 2 3 लाइनें हैं, चाहिए कितनी? 2, तो 3C2। तो ये हो जाएगा 4 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसल। तो 6 3 18 पैरेललोग्राम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 18। अब बेटा इसी को आप चाहते तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, MC2 इंटू NC2। M है M पैरेलल लाइन और N पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग M पैरेलल लाइंस। M क्या है? पैरेलल लाइंस है। N पैरेलल लाइंस उनको इंटरसेक्ट करती हुई पैरेलल लाइंस है, ठीक है? तो आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का होता है MC2 माइनस इंटू में NC2, MC2 इंटू NC2। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। चलो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट यह है आपका लास्ट इसमें, कि अगर 12 पर्सन्स हैं या 12 थिंग्स हैं और आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप में? 3 इक्वल ग्रुप में। बेटा मैंने पैरेललोग्राम का पूरा कंसेप्ट भी लिखा है, क्या होता है वो भी लिखा है। MC2 इंटू NC2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर M ऐसी पैरेलल लाइन है उसमें 2 रिक्वायर्ड है तो MC2, और अगर N उसके इंटरसेक्टिंग है तो NC2। डायरेक्ट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा बेटा मैंने ये भी बोला था कि एक बार फॉर्मूले जरूर पढ़ के आना, ये रिवीजन है, पहली बार चैप्टर नहीं है बेटा, है ना? चलो
देयर आर 12 पर्सन्स एंड 12 थिंग्स। 3 इक्वल ग्रुप में करना है, तो अपन ने यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि इक्वल ग्रुप तो 4-4 में करना पड़ेगा। अब वो 4-4 में कैसे कर सकते, तो पहले अपन 12C4 करेंगे। अब 8 बची तो 8C, एक मिनट, फिर 8C4 करेंगे और फिर 4C4 करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, 4-4 इसलिए करा तरुण, 12 में से अगर 3 ग्रुप में करना है, तो 12 में से अगर 3 ग्रुप करेगा तो 4, 4 और 4, आज तक 4, 4 और 4 जो होते हैं वो होते हैं 12, बराबर बराबर बराबर, इसलिए 4-4 में करा, इसलिए मेरा मन 4-4 का हुआ। वहां बोला गया क्वेश्चन में कि 3 इक्वल ग्रुप में करो, है ना। 3 इक्वल ग्रुप में तो 4-4 करना पड़ेगा, अगर 2 इक्वल ग्रुप बोलते तो 6-6 में करते। देखो 6-6 में करना है क्या तरुण? तेरा मन हो तो बता। अच्छा, अब अगर यही 12 थिंग्स की होती तो भी क्या होता, 12C4, 8C4, इंटू 4C4। ये तो क्लियर है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक चीज उल्टी चलती है। पर्सन्स में अगर ये 3 ग्रुप है तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल होगा, पर इसमें थिंग्स में डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, क्या ये समझ में आया? ये क्या ध्यान रखना है इसमें स्पेशली, कि पर्सन्स में डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 3 ग्रुप बने, थिंग्स में डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। ये स्पेशली सबको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी समझेंगे एक बार अपन, है ना। कैलकुलेशन होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का क्यूब। कैलकुलेशन ऐसा भी आंसर दे सकते हो, स्पेशली लिख लो कैलकुलेशन भी, क्योंकि कैलकुलेशन भी कई बार डिफिकल्टी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें भी अगर करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाय 4 फैक्टोरियल, फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब। पर्सन्स में ये 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होता है, भूलना नहीं है। क्लियर है? ठीक, चलो यहां तक अपना हो गया। अब मुझे लगता है कि अपना एटलीस्ट कॉम्बिनेशन का भी आज बेसिक खत्म हो गया है। बाकी अपना है ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 7 वाला एक पार्ट बाकी है।
हाँ, जितने पर्सन उतने फैक्टोरियल लास्ट में। हाँ, 3 फैक्टोरियल पर्सन्स में आएगा, थिंग्स में नहीं आएगा तब, क्योंकि 3 ग्रुप है इसलिए 3 फैक्टोरियल। 4 ग्रुप होते तो 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? हाँ, ये मैंने क्लास में बोला था कृष्णा, कि यार क्लास में इसलिए बताया गया था क्योंकि ये मॉड्यूल में वैसा दे रखा है। कंसेप्चुअली अगर आप बात करोगे तो ये सही नहीं है, ये मैंने बोला भी है बेटा। चेस बोर्ड वाला बता दूं? बेटा चेस बोर्ड वाले में देख 9 लाइंस बनती है, तो 9c2 इंटू 9c2 होता है। ऐसा क्यों? ये देख, ये लाइनें अगर तू काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बॉक्सेस काउंट करेगा तो 8 ही बने हैं। तो 9c2 इंटू 9c2 होता है। लिख ले बेटा, नोट करवा देता हूँ। हाँ, हो जाएगी, वो तो अमन रिकॉर्ड हो रहा है, वो उस पे भी वो ले सकते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि सेम क्लास जैसा ही है। बस थोड़ा सा रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, पर्सन वाले में सिर्फ अपना 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि 3 ग्रुप बने। कल मैं क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना है। अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, साथ में बाकी हो गया है। सिर्फ क्वेश्चंस मींस? अच्छा, मैं करा दूंगा शाहिद। हाँ, कोशिश है बेटा जितना करवा पाऊँ मैं, कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितनी देर, मतलब सैटरडेज को बस क्लास नहीं होगी एक्स्ट्रा कभी भी। तो अब कल तो नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है? एंड दिस इज ओनली अ रिवीजन क्लास, जितना अपन रिवीजन भी बार बार कर लेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट। सब होंगे बेटा, मैं रिवीजन तो सभी का यूं भी करवाऊंगा, है ना? गुड नाइट बेटा, थैंक यू। हाँ, स्टैट्स बेटा दिखते हैं। हाँ बेटा, वो भी कोशिश वही है, इसके बाद वही चालू हुआ है, ये चैप्टर खत्म होते ही कोशिश वही है। हाँ बेटा। वो एक्स्ट्रा में कर सकता है बेटा, नहीं भी दिया कोई भी चीज होमवर्क में, मैं कभी मना नहीं करता, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डाउट से। हाँ बेटा, मेरे को भी मालूम है प्रोलिटी नहीं आया है, मैं करवा दूंगा। बेटा शाहिद, मैंने एक लेक्चर और लिया है पहले भी रिविजन्स के, और बीच में भी पहले हुए हैं, तो वो मैं लेक्चर्स डलवा दूंगा बेटा। ठीक है? अच्छा, रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मैं वही करवाऊंगा, है ना? ठीक है, तरुण करवा दूंगा मैं बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा। एंड कर।